इस पूरे वीडियो में आप समझेंगे कि आरएसएस और बीजेपी का कनेक्शन किस तरीके से है। पर ये वीडियो देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 देखिए, जहां पे आरएसएस को जब जरूरत थी पॉलिटिकल विंज का तो भारतीय जनसंघ बनाया, और इसी वीडियो में भारतीय जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बनती है। पर कैसे, इस वीडियो में डिकोड करेंगे। - 1962 के अंदर इंडिया चाइना वार जो हुआ था, उसमें मिलिट्री को आरएसएस के वॉलंटियर्स ने काफी ज्यादा मदद किया था। मेडिकल ट्रीटमेंट से हुआ या फिर किसी भी तरीके का रिलीफ पहुंचाना, लोगों की सहायता करना, ये सारा का सारा काम आरएसएस कर रहा था। 1965 में भी जो इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, उसके अंदर भी मिलिट्री को काफी ज्यादा मदद आरएसएस के लोगों ने किया था और लोगों तक बहुत रिलीफ पहुंचाया था। यानी इस वक्त तक आरएसएस का छवि सिर्फ हिंदुत्व नहीं बल्कि समाज सुधारक भी बन चुका था, और लोग एक्चुअली आरएसएस को काफी ज्यादा सराहने लगे थे और आरएसएस का पॉलिटिकल विंज को इसका फायदा मिलने लगा। 1967 का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में बीजेपी को सबसे बड़ी सीटें 35 सीट मिली और ये आज तक का सबसे बड़ा सीट था। इस इलेक्शन में जीतने के बाद बीजेपी ने यह भी बोला था कि आने वाला इलेक्शन में अगर वो जीतते हैं तो इंडिया के अंदर यूसीसी ला देंगे, और इसीलिए आप आज भी अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी यूसीसी के बात हुआ, आर्टिकल 370 हटाना हुआ, राम मंदिर का फैसला हुआ या फिर इस तरीके का हिंदू राष्ट्र का फैसला हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी भी करती है। ये वही की आइडियोलॉजी के साथ मिलता जुलता है। 1970 आते आते एक यंग लीडर नरेंद्र मोदी जी की एंट्री होती है आरएसएस के अंदर, जो ग्राउंड लेवल पर काम करना चालू कर देते हैं और इतनी अच्छे तरीके से काम करते हैं कि बहुत कम समय में इनको लोग पहचानने लगते हैं। पर 1973 आते आते गोलवारकर जी की, जो कि सेकंड सर संचालक थे यानी चीफ थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद से नया सर संचालक चुना जाता है। पर 1975 आते आते इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी के 1971 के इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है और री इलेक्शन करवाने की बात कर देता है। इससे इंदिरा गांधी प्रॉब्लम में आकर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है, और इस इमरजेंसी के वक्त आरएसएस को दूसरी बार इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी और आरएसएस के लीडर को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। और इसी वक्त नरेंद्र मोदी जी अंडरग्राउंड होके आरएसएस का जो भी काम हुआ करता था वो वहां से करते थे। लोगों के बीच कनेक्शन रखना, आरएसएस के शाखाओं से मीट करना और आरएसएस के गतिविधियों को आगे ले जाना, ये नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे। इस वक्त तक उनकी छवि एक अलग बन चुकी थी। 1977 के अंदर जब भारत से इमरजेंसी हटती है, उस वक्त तक कांग्रेस दो हिस्सों में बन चुका था, और एक हिस्सा कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्डिनेट, जो मोरारजी देसाई, के कामराज जो सिंडिकेट के मेंबर थे, वो लोग बन चुके थे। तो बाकी के कुछ पॉलिटिकल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, लोकदल और भारतीय जनसंघ मिलाकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है और एक नई पार्टी फॉर्म करती है जिसका नाम रखा गया जनता पार्टी। और इसी जनता पार्टी के अंदर लीडर बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। आगे चलकर इन लोगों में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि अटल जी और आडवाणी जी दोनों के दोनों आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो जनता पार्टी का यह कहना था कि जो लोग भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं उनको अपना कनेक्शन आरएसएस से तोड़ के फुल टाइम पार्टी को देना पड़ेगा। पर अटल जी और आडवाणी जी इसके लिए रेडी नहीं थे। इससे कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, और 1980 आते आते उन्होंने जनता पार्टी से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बना लिया, जिसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रेसिडेंट बने अटल जी और सेक्रेटरी बनाया गया लाल कृष्ण आडवाणी को। इनका मकसद ये था कि 1984 के अंदर जो इलेक्शन है उसमें जीत हासिल करना। पर 1984 आते आते इंदिरा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और लोग इससे इतने ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं कि सारा का सारा इमोशनल कांग्रेस के साथ चला जाता है, और इसीलिए 1984 के इलेक्शन में कांग्रेस को एक तरफा वोट मिलता है और कांग्रेस पावर में आ जाती है। पर इस असैसिनेशन के बाद दिल्ली के अंदर सिख राइट हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे सिखों को मार दिया गया। इसी वक्त आरएसएस सिखों की काफी ज्यादा मदद करता है, उन तक रिलीफ पहुंचाता है, उन तक मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचाता है, और ग्राउंड लेवल पे आरएसएस अपना प्रेजेंस धीरे धीरे कर मजबूत करता जाता है। और इस पॉइंट तक आते आते नरेंद्र मोदी जी एक आरएसएस के लीडर से धीरे धीरे एक पॉलिटिकल लीडर बनकर उभरने लगे थे। 1985 आते आते आडवाणी जी ने यह डिसीजन लिया कि वो अब राम जन्मभूमि के ऊपर बातें करेंगे। इसीलिए उन्होंने एक स्लोगन भी दिया, सौगंध हम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे।
मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जो पूरे इंडिया के हिंदूज को एक तरफ जोड़ देता था और बीजेपी का वोट बैंक इससे इंक्रीज हो जाता था। इस मुद्दे को इस तरीके से इंडिया में रखा गया कि सारे हिंदू धीरे धीरे करके यूनाइट होने लगे और इसका रिजल्ट बीजेपी को 1989 में देखने को मिला। उन्हें जो 2 सीट मिली थी 1984 में, वो 1989 आते आते 85 सीटें मिल गई और दूसरी पार्टी के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाकर वीपी सिंह को पीएम बना दिया गया। पर ये कोalition ज्यादा दिन तक चला नहीं और उसी वक्त आडवाणी जी ने यह डिसीजन लिया था कि वो राम रथ यात्रा निकालेंगे जो गुजरात के सोमनाथ से होते हुए महाराष्ट्र बिहार के रास्ते यूपी के अयोध्या में एंटर करेगा और वहीं पे राम मंदिर बनाया जाएगा। पर यह रथ यात्रा को बिहार में ही रोक दिया जाता है। इसके कारण पूरे ऑल ओवर इंडिया के हिंदू एक हो चुके थे और वो एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लेने वाले थे। इसका रिटालिएशन ये देखने को मिला कि 1992 के अंदर कुछ कर सेवक बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर बाबरी मस्जिद के ढांचे को ही तोड़ देते हैं, जो कि डिस्प्यूटेड रीजन था जहां पे एक्चुअली राम जन्मभूमि की बातें चल रही थी। इसके बाद से इंडिया के अंदर जगह जगह कम्युनल दंगे होने लगे और इतना ज्यादा कम्युनल दंगा बढ़ गया कि इसका बेनिफिट आने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिला। हालांकि 1994 के अंदर जो सर संचालक थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है और नया सर संचालक राजेंद्र सिंह जी को बनाया जाता है जो रज्जू भैया के नाम से भी फेमस थे। और 1996 के अंदर आरएसएस बहुत ग्राउंड लेवल पर काम करता है और इसका रिजल्ट ये आता है कि बीजेपी को 161 सीटें मिल जाती है और पहली बार बीजेपी पावर में आती है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। पर 13 दिन बाद इनकी भी सरकार गिर जाती है और फिर से पूरा का पूरा कोalition टूट जाता है और फिर से री इलेक्शन होने का बात चलता है। 1998 के अंदर वापस से इलेक्शन होते हैं पर उस इलेक्शन में भी हिंदूज को यूनाइट करके और हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के साथ बीजेपी को टोटल 182 सीटें मिलती है और फुल सपोर्ट से अपनी गवर्नमेंट बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और इनके टेन्योर में आरएसएस का ग्रोथ एकदम जमकर हुआ था। यानी कह सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी यहाँ पे एकदम इंटरलिंक्ड हो सकती है। जिस तरीके से बीजेपी जितना स्ट्रांग रहेगी सेंटर में, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग आरएसएस रहेगा। और आडवाणी जी जो रथ यात्रा भी चला रहे थे, उस वक्त तक आरएसएस के लीडर नरेंद्र मोदी जी अब एक्चुअली पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके थे और वो लीड कर रहे थे रथ यात्रा को। 2001 आते आते गुजरात के सीएम का फेस किसको बनाया गया? नरेंद्र मोदी जी को, और वो गुजरात का सीएम भी बनते हैं। पर उनके सीएम बनने के कुछ महीने बाद गुजरात के अंदर गोधरा हत्याकांड हो जाता है जिसमें हजारों लोगों की जानें चली जाती है और इसका इल्जाम नरेंद्र मोदी जी पर लगता है क्योंकि वो आरएसएस से बिलोंग करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उन्हें क्लीन चिट दे देता है। पर 2003 आते आते राजेंद्र सिंह जी की भी मृत्यु हो जाती है और नया सर संचालक यानी चीफ बना दिया गया था और बीजेपी भी पावर से चली जाती है। कांग्रेस की सरकार बनती है पर उस वक्त तक आरएसएस बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका था और लोगों के नजर में आने लगा था। 26/11 का जो अटैक हुआ था उसमें भी आरएसएस ने सोसाइटी को नजर में रखते हुए बहुत सारा सपोर्ट आगे बढ़ाया था। अब वो सिर्फ कल्चरल या फिर रिलीजियस नहीं बल्कि इंडिया का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन बन चुका था। 2011-12 आते आते हजारों लोग एक दिन के अंदर आरएसएस में एनरोल करते थे, उनकी शाखाओं को विजिट करते थे और वहीं पे उनकी फिजिकल ट्रेनिंग करते थे। और 2014 का लोकसभा इलेक्शन आना था। इसी कारण से इस बार नरेंद्र मोदी जी जो आरएसएस को ऑलरेडी 15-20 साल सर्व कर चुके थे, उनको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का फेस बनाया गया और कैंपेन सेट किया गया कि अब की बार मोदी सरकार है। श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। ये कैंपेन इतना ज्यादा चला और हिंदूज को इस तरीके से बीजेपी ने यूनाइट किया कि 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को बहुत सारी सीटें आ गई और बीजेपी अपने दम पे खुद की सरकार बना लेती है। 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से मिलते हैं और वहां बैठकर मीटिंग करते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक, इंडिया का एजुकेशन और इंडिया का सिस्टम किस तरीके से चलने वाला है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि पॉलिटिकल पार्टी आरएसएस से क्यों लिंक रखती है। 2016 के अंदर जब बीजेपी ने डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया था, उस वक्त भी काफी ज्यादा आरएसएस के लोग नाराज हो गए थे क्योंकि उस वक्त तक आरएसएस अकेला नहीं था। स्टूडेंट के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो चुका था, बहुत सारे स्कूल्स आरएसएस चला रहा था जहां पे सिर्फ हिंदूस नहीं बल्कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस लोग भी पढ़ते थे। फार्मर्स के लिए अलग यूनियन बन चुका था, लेबर्स के लिए अलग यूनियन बन चुका था और डीमोनेटाइजेशन के कारण आम जनता को तकलीफ हो रही थी, इसीलिए आरएसएस ने इसे अपोज किया था। 2019 के अंदर जो पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, उसका रिटालिएट करने के लिए भी मोदी जी ने मोहन भागवत के
पास सारा डिसीजन लेने के बाद उनसे जाकर मिले थे और उनसे भी बातचीत हुई थी। 2024 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अपना हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग करने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी जाकर मोहन भागवत से मिलते हैं और अपना डिसीजन उन्हें बताते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से आरएसएस को सर्व कर रहे थे और इसके बाद वो बीजेपी का एक बहुत बड़ा लीडर बन गए। यानी आरएसएस और बीजेपी किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए आप जितने भी लीडर देखेंगे, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं दोनों में ही एकदम कॉमन दिखती है और सारे बीजेपी के लीडर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पर हिंदुत्व का मतलब ये नहीं कि इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहे, उनका मकसद ये है और आरएसएस का भी कहना है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब एक ऐसा राष्ट्र बनाना जहां पे लोग देशभक्ति की भावना से आगे बढ़े और इंडिया को सोने का जो चिड़िया कहा जाता था उसे रिवाइव किया जा सके। भले ही वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, उनसे मतलब नहीं है। इसीलिए जो एजुकेशन संस्था आरएसएस चलाता है उसमें बहुत सारे तरह तरह के लोग पढ़ते हैं और इस तरीके से हिंदू का मतलब आरएसएस ने बताया। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आरएसएस और बीजेपी किस तरीके से कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच।